न्यू सिलेबस है इनडायरेक्ट टैक्स लॉस का। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स लॉस का नया सिलेबस में चेंज क्या है देखिए। पहले जो जीएसटी का पोर्शन होता था वो था 75 मार्क्स का और कस्टम्स का रहता था 25 मार्क्स का, कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। नाउ जीएसटी इज नाउ ऑफ 80 मार्क्स। अभी एक बार अपन क्या है, पहले न्यू सिलेबस में जो चेंजेस आए हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। देखो बेसिक चीज देखो क्या कह रहे हैं ये, टू एक्वायर द एबिलिटी टू एनालाइज and interpret the provisions of GST law and recommend solutions to case scenarios। तो फोकस किस पे आ गया, अब देखो इनका केस सिनेरियोज पे आ गया। यानी दे विल बी गिविंग यू केसेस, केस स्टडीज थी जैसे, और उन केस स्टडीज पे आपको एप्लीकेशन करनी है जीएसटी लॉ की। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या इन्होंने बोला। जैसे अपने इनिशियल जो स्टार्ट था ना, जो चैप्टर्स थे इनिशियली, उसमें देखो इन्होंने बोला केस स्टडी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। यानी अभी तक तो आपने जो स्टेटरी प्रोविजंस पढ़े वो इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़े, अब फोकस कहाँ रहेगा, केस स्टडीज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। पहला है देखो जो अपना इनिशियल चार्जिंग सेक्शन था, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। दो लॉज आपके लिए पूरी पूरी एप्लीकेबल है। एक तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉ है और एक इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉ है। ये दो लॉ पूरी पूरी आपके एप्लीकेबल है। साथ में इन्होंने बोल दिया जैसे अब कोई अमेंडमेंट आ गए, कोई चैप्टर्स इंट्रोड्यूस हो गए इस लॉ के अंदर, कभी भी हों, वो सब चीज़ आपके एग्जाम में रहेगी। तो ये नीचे उन्होंने लिख रखा है। तो यहाँ देखो अब चालू क्या है, केस स्टडी बेस्ड अप्रोच रहेगी। यानी केसेस वो लोग देंगे, अब वैल्यू के रिलेशन में दे दिया, आईटीसी के रिलेशन में दे दिया, फिर आपको ये डिटरमाइन करना होगा कि वेदर ये इन चीज़ों पे आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, और वैल्यूएशन में क्या चीज़ इंक्लूड होगी नहीं होगी। ऐसे क्या है, केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। फोकस विल बी ऑन व्हाट, केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। कंप्यूटेशन तो रहेगी उनमें, और केस सिनेरियोज रहेंगे। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस विल बी देयर। तो सारी जो बोल रहे हैं ना, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, एप्लीकेशन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी लॉ, मेन चीज़ है अपना टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, सप्लाई होता है। तो कंसेप्ट ऑफ सप्लाई कि भाई अपन कह रहे हैं जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होगी, और वो साहब शेड्यूल 3 के अंदर अगर नेगेटिव लिस्ट के अंदर दे दिया तो कहाँ से होगी उस पर। अगर उसने वो आइटम्स लिख दिए जो शेड्यूल 3 के अंदर हैं तो दैट वोंट बी व्हाट लेविएबल टू जीएसटी। फिर इंटरस्टेट सप्लाई होगी कि इंट्रास्टेट सप्लाई होगी, फॉर दैट यू हैव टू डिटरमाइन व्हाट द प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई की डिटर्मिनेशन आईजीएसटी लॉ के अनुसार होगी। ठीक है ना, सेक्शन 7 इंटरस्टेट, सेक्शन 8 इंट्रास्टेट सप्लाई, 9 सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर। तो केस स्टडी बेस्ड चलेगा हिसाब ही सारा। देन चार्ज ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ रेसिपिएंट को क्या करना पड़ता है, जीएसटी पे करना पड़ता है अंडर रिवर्स चार्ज, एंड दैट इज टू बी पेड थ्रू व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। कैश लेजर के माध्यम से ही जाता है वो। फिर अपने क्लासिफिकेशन एग्जेम्पशंस, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है कि भाई ये सर्विसेज है जो एग्जेम्पशन की कैटेगरी के अंदर आ रही है। तो अगर वो एग्जेम्पशन की कैटेगरी के अंदर आ रही हैं तो उस पर कोई आपके जीएसटी लेविएबल नहीं होगा। टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड आईटीसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बैकबोन ही जीएसटी की क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है एंड कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी। यानी वही चीज़ें केस सिनेरियो बेस्ड रहेगा, केस स्टडीज दे देंगे आपको, उसमें ये सारी चीज़ें रहेगी और आपको क्या करना है, ये अप्लाई करना है इस केस स्टडीज़ में, इस लॉ को अप्लाई करना है, एप्लीकेशन करनी है। चीज़ फंडामेंटल्स तो कभी बदल ही नहीं सकते। अगर टाइम ऑफ सप्लाई है और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है और उन्होंने बोल रखा है कि एडवांस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स इज नॉट लायबल टू जीएसटी, तो अब आप थोड़ी कर दोगे कि एडवांस पे जीएसटी लगा दोगे। एडवांस सर्विसेज का मिलता है आपको जीएसटी लग जाएगा एज सून एज यू रिसीव दी एडवांस। टाइम ऑफ सप्लाई उसी समय आपकी अराइज हो जाएगी और आपको जीएसटी पे करना होगा। तो फंडामेंटल्स तो कभी बदलेंगे नहीं। और देखो इंटरमीडिएट लेवल पे आपने 40 नंबर का पढ़ा था, अब अपन फाइनल लेवल पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो बेसिक्स तो सेम रहेंगे ही रहेंगे। अगर बेसिक भी अपने नहीं है, मतलब कुछ वीक भी है या कुछ कमजोरी भी रही हुई है, वो सब कवर अप हो जाएंगे। क्योंकि अपन जीरो से ही, ये मान लो ये यहाँ तक आईटीसी तक तो जीरो से ही अपने को पढ़ना है। मतलब
एट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच विल बी डूइंग। फिर आता है हमारे पास क्या, जो अपने प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हैं। प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स क्या हो गए, रजिस्ट्रेशन कब कराना है, कौन से पर्सन्स हैं हु आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 में। फिर रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर रहता है। तो फंडामेंटली जब हम पोर्टल पे भी जाते हैं तो सब जगह किसी भी कहीं से भी पोर्टल पे चले जाओ, चाहे आप इनकम टैक्स पे चले जाओ, चाहे आप जीएसटी के पोर्टल पे चले जाओ, हर जगह टैक्स पेयर्स के लिए अब क्या है, उन्होंने सारी चीज़ें दे रखी है कि भाई आपको कहीं भी कोई डिफ़िकल्टी आएगी तो FAQs आ रहे हैं और सारा सेटअप दे रखा है उन्होंने। अब जैसे अगर आप इसमें भी जाते हो कि इसमें जैसे आप यहाँ चले गए जो CBIC का GST का पोर्टल है, ठीक है ना, इसमें जैसे हम गए तो अब आप देखो जाओगे, कोई डिफ़िकल्टी भी आ रही होगी तो इस आप क्या ही रही है। अब जैसे ये देखिए हेल्प एंड टैक्स पेयर्स, अब यहाँ पे आपने बता दिया कि भाई नॉलेज पोर्टल पे चले गए हम, कहीं भी डिफ़िकल्टी आएगी आपको तुरंत मिल जाएगा सारा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और आजकल तो सॉफ्टवेयर ही ऐसे हैं बने हुए कि ऑटोमेटिकली सारा काम आपका हो जाता है। सिस्टम तो ये होने वाला है कि वो चाहते हैं इंसान, नॉलेज लॉ की होगी तभी, पता ही नहीं तुमको इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है, इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है, तो कैसे फीड करोगे। फीडिंग तो करनी है ना, तो ये तो पता करना पड़ेगा ना कि CGST लगना है, SGST लगना है, IGST लगना है। ये तो खुद की नॉलेज है, ये वैल्यू में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, ITC ये ब्लॉक्ड है या नहीं है, ये तो आपकी खुद की नॉलेज पे चलेगा। अदरवाइज आप देखो सब चीज़ों के ये आ रहे हैं कि भाई आपको किस तरह से रिटर्न फाइल करना है, मैनुअल आ गया और FAQs आ गए, सब चीज़ दे रखी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कहीं भी डिफ़िकल्टी आए। तो पोर्टल इज़ नॉट अ वेरी बिग इशू, बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ द सेम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो चीज़ आपको अंडरस्टैंड करके अप्लाई करनी है, वो कह रहे हैं वो कि आपको क्या करना है, इसकी तो नॉलेज होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तो नॉलेज होनी चाहिए, बट द थिंग इज यू मस्ट बी हैविंग द नॉलेज ऑफ लॉ। लॉ की नॉलेज होना क्या है इस केस में बहुत ज़्यादा जरूरी है। बेसिक चीज़ ये ध्यान में रखिएगा। हम यहाँ पे चल रहे थे, वापस आते हैं। जैसे अब रजिस्ट्रेशन है, टैक्स इनवॉइस, बेसिकली व्हेन यू विल बी रिक्वायर्ड टू इशू टैक्स इनवॉइस, क्योंकि बंदे को ITC कैसे मिलेगा। टैक्स इनवॉइस द बेसिक डॉक्यूमेंट ऑन बेसिस ऑफ विच विल बी एलिजिबल टू टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। तो टैक्स इनवॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। और टैक्स इनवॉइस के अंदर जैसे रूल 46 के अंदर पर्टिकुलर्स स्पेसिफाई कर रखे हैं, तो फंडामेंटल पर्टिकुलर्स होने जरूरी हैं, ठीक है। देन यू विल बी एंटाइटल टू अवेल द क्रेडिट। उसने अपना GSTR1 बड़ा सप्लायर है, आपके 2B के अंदर आ जाएगा वो, और उसके बेसिस पे यू विल बी व्हाट टेकिंग द ITC। पर ऑडिट भी हो सकती है और फिर वो मांग सकते हैं कि भैया आपकी ये बताइए इनवॉइसेस कहाँ हैं, वो सब चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी, ठीक है। इनवॉइसिंग में तो वैसे ही आपके वैसे ही प्रोविजन है कि उसमें तो फिजिकल की तो कोई रिक्वायरमेंट ऐसा होती ही नहीं है, ठीक है। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ई-वे बिल, अब सब चीज़ को ट्रैक करने की बात कर रहे हैं, तो ई-वे बिल से सब चीज़ क्या होगी, ट्रैक हो रही है। और इनवॉइसिंग के प्रोविजंस ऐसे आ गए जो अब 5 करोड़ तक की वैल्यू पे जिसका टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1 अगस्त से सबको क्या है, इनवॉइसिंग मैंडेटरी है। अल्टीमेटली वो किस पे आ जाएंगे भाई, धीरे धीरे रिड्यूस करते करते B2B जितनी भी सप्लाईज है वो 1.5 करोड़ पे आ गए, ठीक है। वैसे ही सब आ जाएगा, मतलब हर आदमी को ही क्या कर लिया, कवर कर लेंगे। तो B2B में तो सब आ गए और उनको पहले B2B ट्रैक करना है, बेसिक चीज़ ये है। वहाँ से शुरुआत से ही अगर इनवॉइसिंग चलेगी तो 1 मिनट में पता चल जाएगा फेक इनवॉइसेस जो जनरेट हो रही थी उस पर फेक इनवॉइसेस के बेसिस पे जो ITC ले रहे थे वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कर्व हो जाएगी। तो ये प्रोसीजर्स है, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स है, रिटर्न्स है। इसमें रिटर्न्स के अंदर क्या होता है, रेगुलर कोर्स में फंक्शनैलिटीज़ चेंज होती रहती है, तो उसमें आपको चेंजेस करते रहते हैं, क्योंकि वो भी धीरे धीरे पता चल रहा है कि इस तरह से लोगों ने फर्जीवाड़ा किया, तो वैसे वैसे अब वो आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। पेमेंट ऑफ टैक्स, कैसे आपको क्या है फंडामेंटली टैक्स पे करना है, इनकी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट होगी। फिर रिफंड्स,
एंड केस स्टडीज बेस्ड ऑन व्हाट, रिफंड प्रोविजंस। फिर यहाँ पे आ गई वापस से क्या, केस स्टडीज, कि इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर होगा, जीरो रेटेड सप्लाई होगी, तो आपको कैसे रिफंड मिलेगा। फिर उसकी भी इन्होंने बता रखी है कि भाई ये लिमिट्स रहेंगी। एक तो आपने जो फॉर्मूला से निकाला से ये मैक्सिमम आपको रिफंड क्या है, एडमिसिबल हो सकता है। फिर ये है कि आपने जब अप्लाई किया था तब आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर क्या बैलेंस था। उसके अलावा जो आपके जब एट द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड जिसकी आपने रिफंड की एप्लीकेशन लगाई है वो क्या बैलेंस था। तीनों में से सबसे कम जो होगा वही आपको क्या है, रिफंड एडमिसिबल। ये सब चीज़ें आगे आएगी, ठीक है ना। जॉब वर्क प्रोविजंस, आप क्या है इनपुट्स को, कैपिटल गुड्स को जॉब वर्कर के पास भेज सकते हो। जीएसटी में जब आप भेज रहे हो तब आपको कुछ भी आईटीसी रिवर्सल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो माल बन के आ जाएगा, अगर टाइमलाइंस के अंदर माल बन के आ गया, इनपुट 1 साल के अंदर, एक्सटेंशन उसका 1 साल है, कैपिटल गुड्स 3 साल 2 साल का एक्सटेंशन वहाँ है, उसमें आ जाता है, तब तो कोई रिवर्सल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अदरवाइज बट नेचुरल है वो आपकी तरफ से डीम्ड सप्लाई मान ली जाएगी और आपको जो टैक्स बनता था अलॉन्ग विद इंटरेस्ट वो पे करना होगा। फिर कई बार क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह, अमलगमेशन है, ये सब स्पेशल केसेस हैं, ठीक है। रिटायरमेंट हो गया पार्टनर का फर्म में, तो ये सब लाइबिलिटी इन स्पेशल केसेस ये दे रखा है। एडमिनिस्ट्रेशन यानी डिपार्टमेंटल का क्या मैकेनिज्म है, कौन प्रॉपर ऑफिसर्स रहेंगे, उनकी क्या पावर्स रहेगी, वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया। असेसमेंट कंसेप्ट यहाँ भी सेल्फ असेसमेंट का है, सेक्शन 59 में खुद को ही अपना सारा काम करना है अपने को। वैल्यू भी आपको खुद को ही निकालनी है, क्लासिफिकेशन भी आपको खुद को ही करना है, जीएसटी भी आपको खुद को ही डिटरमाइन करना है, पेमेंट आपको खुद को करना है, रिटर्न्स आपको फाइल करना है। पर आपने जो खुद काम किया वो सही किया या नहीं किया, उसके लिए डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे, सेक्शन 65 के अंदर ऑडिट है। और उसके अलावा क्या है, सेक्शन 66 के अंदर क्या है, स्पेशल ऑडिट के प्रोविजन दे रखे हैं। आउटसोर्स जैसे 142(2)A इनकम टैक्स में होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को काम दे रखा है, वैसे इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और सीएमएस को ऑडिट के प्रोविजंस दे रखे हैं। फिर है हमारे इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट। डिपार्टमेंट वाले कुछ तो करेंगे ना, तो वो भाई पैसा कमाने का सबका साधन होता है, अलग अलग है। तो इंस्पेक्शन है, सर्च है, सीजर है, अरेस्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे से जो जीएसटी के अंदर क्या है, ऑफेंसेस जो होते हैं ना बेलेबल नेचर के हैं। बेलेबल ऑफेंसेस नॉन कोग्निजेबल है, पर अगर 5 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स इवेजन अगर आप करते हो तो फिर क्या हो जाता है, वो नॉन बेलेबल हो जाता है। द पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट अरेस्ट वारंट। कोग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, नॉन बेलेबल इन नेचर होते हैं। पढ़ेंगे अपन ये ऑफेंसेस, ये आपने ये चीज़ें अब इंटरमीडिएट लेवल पे आपने नहीं पढ़ी है। डिमांड्स एंड रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। अब सीधी सी बात है कि आपका अगर टैक्स हैज नॉट बीन पेड या शॉर्ट पेड है, ठीक है, आईटीसी आपने गलत ले लिया, रिफंड आपने ले लिया जो कि एलिजिबल ही नहीं थे आप, और उनको पता चलेगा तो दे विल इशू यू अ शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 73। 74 में एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ क्या है, शो कॉज नोटिस जारी किया जाता है कि भाई आपने फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट किया, सप्रेशन वगैरह किया, इंटेंशन है इवेजन का, तो लंबे समय का टेंशन रहेगा, 5 साल तक के लिए मतलब शो कॉज नोटिस आ सकता है, उधर 3 साल की टाइम फ्रेम है, तो ये है। फिर ऑफेंसेस है, पेनल्टीज है। फिर अगर आप उन्होंने एडजुडिकेट किया मामले को, शो कॉज नोटिस दिया, आपने रिप्लाई किया, उन्होंने ऑर्डर दिया, अब आप सेटिस्फाइड नहीं हो कि साहब ये तो ज़्यादा डिमांड आप मांग रहे हो, ये इंटरेस्ट मांग रहे हो, ये पेनल्टी मांग रहे हो, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप जा सकते हो एपिलेट अथॉरिटी के पास, ठीक है। पहली है आपके कमिश्नर अपील्स, और अब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया है क्या, अब जाके कॉन्स्टिट्यूट हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल, जो सेकेंड एपिलेट अथॉरिटी है, फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है ये। उसके बाद आप हाई कोर्ट में जाते हो अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है, अदरवाइज आप फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हो। हाई कोर्ट जब सर्टिफाई करता है इट्स अ फिट केस फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट, या अगर कोई प्लेस ऑफ सप्लाई का इशू है, क्योंकि वो तो एक से ज़्यादा स्टेट्स का इशू हो सकता है ना, इसलिए क्या है उसकी डायरेक्ट अपील जाती है कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, रादर देन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील जाती है। सब चीज़ें पढ़ेंगे अपन। अब जीएसटी लॉ नहीं है, अब मेरे गुड्स का, सर्विसेज का क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है कि भाई लगेगी नहीं लगेगा, वैल्यू में इंक्लूड होगा नहीं होगा, आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके लिए अलग से कमिश्नर लेवल पे एक अथॉरिटी बना रखी है, वह अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स।
यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो और आपको वो लोग क्या देंगे, रूलिंग देंगे इन एडवांस, और वो रूलिंग मेरे पे बाइंडिंग है जिसने ली, और डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़ पे, उसकी जो डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़ है उसके पे भी बाइंडिंग रहती है। ठीक है, जब तक कि चेंज नहीं हो जाता है लॉ और फैक्ट्स का, या मालूम चलता है बाद में कि आपने इसमें भी कुछ फर्जीवाड़ा कर दिया, तो बात अलग है, अदरवाइज वो रूलिंग बाइंडिंग रहती है। अब जैसे मनमोहन ने रूलिंग दी और मनमोहन का फ्रेंड है सोहन, और सोहन चाहता है यार मैं भी ले लेता हूँ बिना 5,000 रुपये खर्च किए, मैं भी इसको अप्लाई कर लेता हूँ, वो पॉसिबल नहीं है। उसको भी क्या है, अलग से एडवांस रूलिंग लेनी पड़ेगी, भले इससे सेम है उसका बिजनेस, बाइंडिंग नेचर किसकी है, जिस व्यक्ति ने ली है, और उस व्यक्ति के जो ऑफिसर्स हैं उन पे ये किया रहती है, बाइंडिंग रहती है। एक ये नया टॉपिक जुड़ा है, देखते हैं वो उनमें क्या देते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ऑडिट में बोला हुआ है आपको, एथिक्स, भाई आपको एथिकल रोल प्ले करना चाहिए, फर्जी काम नहीं करने चाहिए, वो चीज़ें इसमें सब आएगी, ये चीज़ एथिक्स है, बहुत समझाते हैं, इंडिपेंडेंट रहो, एथिक्स आपके फॉलो करो, ठीक है, ये चीज़। अब देखो एक लिखा हुआ है अदर प्रोविजंस, अदर प्रोविजंस पे स्टार लगा रखा है, उसमें बोल रखा है कि जो एंटायर CGST एंड IGST लॉज आर इंक्लूडेड इन द सिलेबस एट द फाइनल लेवल, साफ बोल दिया, सारे CGST और IGST लॉ पूरे इंक्लूडेड है, क्योंकि यही चीज़ है, CGST लॉ अगर आपने पढ़ ली तो ऑटोमेटिकली आपके क्या हो गया, SGST लॉज वेरियस स्टेट्स की सारी वो की वही रिप्लिका है, वो अपने आप में ही क्या हो जाएगी पूरी। तो CGST और IGST मेन है। Any residuary provisions under CGST Act 2017, IGST Act 2017 not covered under any of the above specific provisions would be covered under other provisions। कहाँ जाएंगे ये, अदर प्रोविजंस के अंदर आएंगे, अगर कोई चीज़ रह रही है तो। उसके अलावा देखो, अगर कोई नया चैप्टर इंक्लूड किया है इन CGST एक्ट, IGST एक्ट, अब जैसे ये मनी बिल लेके आए और ऑनलाइन जो गेमिंग है उस पर क्या आप GST की बात कर दी ना, 28% GST लगेगा उस पर, तो उसके लिए मनी बिल लेके आए हैं, तो अब उसमें एक चैप्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, तो अब वो जब आ जाएगा तो ये भी आपके क्या आ जाएगा, कोर्स के अंदर आ जाएगा, ये चीज़ है। 80 नंबर का है, फोकस किस पे है इनका देख लो, केस बेस्ड स्टडीज़ है। तो जो केस बेस्ड स्टडीज़ है ना, एक तो ये आ ही रही हैं, एक क्या होता है मैंने बताया था ना आपको, ये एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज़ है, ये भी क्या है, अब रूलिंग दे रही है वेरियस सिचुएशंस में, ठीक है, तो ये एडवांस रूलिंग्स पे भी वो चीज़ों को उठा के केस में इनबिल्ट करके आपसे फिर क्या है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, घबराने का कोई इशू नहीं है। अगर लॉ की अंडरस्टैंडिंग सही है ना, भाई लॉ ही है सब कुछ, लॉ को अगर आपको सही से समझ में आ गई तो वही चीज़ आपको क्या होती है बेसिकली अप्लाई करने वाली बात। इसी हिसाब से देखो आगे, ये पहले 25 का था, अब ये 20 का ही हो गया, कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब कस्टम ड्यूटी आपको पता ही है, व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया वी लेवी व्हाट, कस्टम ड्यूटी, ठीक है। तो कस्टम्स के प्रोविजंस इन्होंने दे रखे हैं, पूरी कस्टम एक्ट नहीं है, पूरी एक्ट नहीं है आपके, एक तो कस्टम एक्ट है और एक टैरिफ एक्ट है। टैरिफ किसके लिए हो गया, बेसिकली इट्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। अब टैरिफ के अंदर जैसे अपने है ना HSN सिस्टम GST में, वैसे यहाँ यहीं से उठाया हुआ है, यहाँ भी क्या है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, 2 शेड्यूल्स दे रखे हैं, एक तो एक्सपोर्ट का शेड्यूल दे रखा है, शेड्यूल 2 है वो टैरिफ में, जहाँ गुड्स का क्लासिफिकेशन है और सामने रेट दे रखी है, और एक क्या है, इंपोर्ट का टैरिफ है। तो ये टैरिफ है, टैरिफ किसके लिए हो गया, क्लासिफिकेशन के लिए हो गया। रेट्स, टैरिफ मतलब क्या है, क्या रेट लगी, किस रेट से हमारे गुड्स पे कस्टम ड्यूटी लगेगी, टैरिफ का मतलब ये होता है, इट्स अ रेट, ठीक है ना। तो ये टैरिफ एक्ट है। अब एक ही ड्यूटी तो लग नहीं रही, बेसिक कस्टम ड्यूटी, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ड्यूटीज ऑल्सो। जैसे आपके किसी ने इंडिया में माल डंप कर दिया, यानी सस्ते में दिया यहाँ, जिससे कि इंडिया की इंडस्ट्री क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो अपने को क्या लगानी पड़ जाती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है। वैसे ही अगर सपोज करो सब्सिडी दी गई, सब्सिडी दी गई और सब्सिडी के कारण से विदेशी कंट्री ने सब्सिडी दी,
उसके कारण से माल उनका सस्ता हो गया, सस्ता माल यहाँ आया, यहाँ की इंडियन इंडस्ट्री को डैमेज किया, तो हमारे क्या लगा देते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देते हैं। तो ये ड्यूटीज़ है, वेरियस अदर ड्यूटीज़ है, वो भी हमको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। बाकी टैक्सेबल इवेंट चार्जिंग सेक्शन, जैसे वहाँ सेक्शन 12 है कस्टम्स में, जैसे जीएसटी है ना, बिल्कुल फंडामेंटली वैसे ही चलेंगे। फिर एग्जेम्पशंस है, टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज आर देयर, जो मैं ये बात कर रहा था ना, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज है, टैरिफ में ही पढ़ेंगे ये, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन है कस्टम्स में। एक क्वेश्चन पक्का है कि वैल्यू कैसे निकालोगे गुड्स की, क्योंकि एड वोलोरम ड्यूटीज होती है, एड वोलोरम मतलब ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, सारी ड्यूटीज एड वोलोरम होती, तो अधिकतर तो वैल्यू के आधार पर, तो वैल्यू ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वैल्यू कैसे निकालोगे इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दे रखा है। फिर वो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट प्रोसीजर दे रखे हैं। बैगेज क्या होता है, जो लगेज होता है ना पैसेंजर का, जो लेके आ रहा है अपने साथ, वो बैगेज है। कई बार ये होता है कि वो ट्रांसफ़र कर रहा है रेजिडेंस, विदेश से इंडिया आ रहा है, कई इंडिया से विदेश जा रहे हैं, तो उसके अनअकम्पनीड बैगेज होता है, उस बैगेज को क्या बोलते हैं अपन, अनअकम्पनीड बैगेज बोलते हैं। फिर गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट स्टोर्स, जो वेसल और एयरक्राफ्ट में काम में आने वाली वस्तुएं, इनके सबके प्रोविजंस आएंगे, वो स्टोर्स कहलाई जाती है, जो वेसल और एयरक्राफ्ट में काम में आते हैं। वेयर हाउसिंग प्रोविजंस क्या हो गए, कि आप गुड्स को कस्टम के वेयर हाउसेज में डिपॉजिट कर सकते हो, और जब जैसे जैसे जरूरत हो वहाँ से क्या है, क्लियर करा सकते हो। और रिफंड, अगर आपने यहाँ ज़्यादा ड्यूटी दे दी तो रिफंड मिलेगा। जहाँ तक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का सवाल है, एफटीपी का, ये पॉलिसी है, किन आइटम्स को आप इंपोर्ट कर सकते हो, किन आइटम्स को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ये किस में दे रखा है, पॉलिसी के अंदर बेसिक कंसेप्ट्स में दे रखा है। और हमारे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स। भाई अपने को मेन इंसेंटिव क्या देना है, एक्सपोर्टर्स को देना है, जिससे अपने फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हो। तो इसमें आपके जैसे एडवांस ऑथराइजेशन की स्कीम है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन की स्कीम है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स की स्कीम है, स्टेटस होल्डर्स के लिए दे रखा है, जो पहले से ही बहुत अच्छा जिन्होंने एक्सपोर्ट कर रखा है उनको इंसेंटिव्स दे रखे हैं। उसके अलावा आपके एक है RODTEP स्कीम, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट गुड्स स्कीम। फिर EOUs होते हैं ना, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, ESTP, STP, इन सब के लिए ये दे रखा है, ठीक है ना। ये स्कीमें हैं, अलग से इंसेंटिव के दे रखे हैं। अब इन्होंने देखो क्या बोला, यही चीज बोल रही है, वाइल कवरिंग दी अबव लॉ स्टूडेंट शुड फैमिलाइज देमसेल्फ विद दी एथिकल कंसिडरेशंस एंड दी IT एस्पेक्ट्स। IT एस्पेक्ट मतलब आपको पोर्टल की भी इसमें नॉलेज होनी चाहिए, पर वो नॉलेज तभी आप ले पाओगे ना आप, जब आपको बेसिक लॉ की नॉलेज हो, तभी तो आप अप्लाई करोगे। ITC ब्लॉक्ड है और मैंने उसको एलिजिबिलिटी में डाल दिया, तो अब ये तो पता है कि भाई ये एलिजिबिलिटी में डाल दिया, पर वो ब्लॉक था, नहीं मिलना था, तो फिर बाद में क्या आ जाएगा, शो कॉज नोटिस आ जाएगा, वो बताएंगे भाई ये एलिजिबल है, ये इनएलिजिबल है, आपने इनएलिजिबल का कैसे ले लिया। कई बार तो ऐसी परिस्थिति है सामने वाले की गलती का भुगतान हमको करना पड़ता है। जैसे अगर सप्लायर ने पेमेंट नहीं किया, ठीक है, और हमारे ITC ले लिया क्योंकि हमने तो उसको पेमेंट कर दिया, पर उसने भुगतान ही नहीं किया और उसका 3B गया ही नहीं, ठीक है, 1 चला गया, 3B नहीं गया, 2B में हमारे रिफ्लेक्ट हो गया, वो हमने लिया, हमने उसको पेमेंट कर दिया। अब उसने वो इन सप्लाईज को 30 सितंबर, अगले 30 सितंबर तक भी नहीं दिखाया, पेमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब तो आपको अपने ITC को क्या करना पड़ जाएगा, रिवर्स करना पड़ेगा। ये हालत हो गई। अब हालत ये है कि उसकी गलती भुगतान हम करें अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, और फिर वो बाद में कब करेगा, 30 नवंबर के बाद से ब्याज भी लगने लग जाएगा। 30 सितंबर उसका गया, 30 नवंबर हमारा गया, ब्याज का मीटर हमारा चालू हो गया। उसके बाद वो करेगा, कब वो करेगा, क्या करेगा, हमको कब मिलेगा। तो ऐसी ऐसी स्थितियाँ भी आ गई, क्योंकि कई लोग फर्जी थे, उन कारण से अच्छे लोगों को भी कई बार क्या है तकलीफ में आना पड़ जाता। फिर इन्होंने बोल दिया कि अगर कोई भी चेंजेस होते हैं लॉ में कोई भी, तो वो चेंजेस भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ से करने होंगे। अब जो स्टूडेंट्स मई में अपियर होते हैं ना, जैसे मई 24 के अंदर जो स्टूडेंट्स अपियर हो रहे होते हैं, उन लोगों के
31 अक्टूबर तक के सारे अमेंडमेंट्स, ये आ गया 31 अक्टूबर आए, अब तो वो क्या हो जाएंगे, अप्लाई होते हैं। जो भी नोटिएशंस होते हैं, सर्कुलर्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, 6 महीने पहले तक के दोनों ही लॉ में, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स लॉ हो, चाहे वो क्या हो, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। और नवंबर चॉइस वाले बच्चों के लिए 30 अप्रैल क्या है, कट ऑफ डेट रहेगी। ठीक है, 23 अप्रैल आपकी कट ऑफ डेट रहेगी। तो ये तो एक बार आपने ना सिलेबस की बात करी। ठीक है, ये सिलेबस है 80-20 का हो गया। तो बेसिकली केस लॉ बेस्ड अप्रोच अपने को फॉलो करनी पड़ेगी, लॉ की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी। अब देखो अपना, जब हम पहली बात स्टार्ट करते हैं ना, चैप्टर, ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई भी हैं। अब देखो पहला अपना हमारा क्या है, जीएसटी इन इंडिया, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल्स वही रहेंगे। अब आपको लगेगा कि पहला वाला चैप्टर सर थ्योरेटिकल है थोड़ा, तो जो है तो है। कई बार उसमें क्या होता है, अब वो पूछ रहा था रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल, पूछ लिया तो पूछ लिया। अब आप ये थोड़ी कर सकते हो मना कि नहीं नहीं मैं तो नहीं बताऊंगा क्योंकि ये थ्योरी है तो थ्योरी है तो बना, क्वेश्चन आएगा तो लिखना ही पड़ेगा भैया। और हमारे तो कई लोग तो प्रैक्टिकल से घबराते हैं, वो थ्योरी को ही बहुत बढ़िया मानता है कि बोला अगर थ्योरी आ गई चलो रट रटा के टकाटक हम इस मामले को लिख देंगे, और फिर प्रैक्टिकल से घबरा जाते हो। कई ऐसे बच्चे भी होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं प्रैक्टिकल करना आपने को। तो वैसे मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल करना है, पर थ्योरेटिकल नॉलेज भी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली वर्किंग नोट्स लिखने पड़ते हैं। वर्किंग नोट्स के आधे नंबर होते हैं, आधे उसकी कंप्यूटेशन के होते हैं, समझ रहे हो। जैसे अब उन्होंने बोला कि भाई अपन ने कोई रॉ मटेरियल्स रिसीव किए जिस पे जीएसटी पेड था 1 लाख रुपए। ठीक है, अब उसका 90% मटेरियल आया, 10% अभी आया नहीं। तो आपने बोला भाई इसका आईटीसी इस महीने में नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स या इंस्टॉलमेंट, तो फिर आपको क्या है, लॉट्स या इंस्टॉलमेंट में अगर गुड्स को मिलते हैं तो जब लास्ट लॉट या इंस्टॉलमेंट मिलेगी तभी आपको आईटीसी मिलेगा। तो ये आपने लिख दिया कि नहीं मिलेगा, पर रीजन तो लिखना पड़ेगा ना। तो वही है लॉ की अंडरस्टैंडिंग, in case the goods are received in lots or installments, we will be entitled to avail the ITC only when such last lot or installment is received. तो लॉ की नॉलेज भी होनी जरूरी है, और उसको आपको प्रैक्टिकल अप्लाई करना भी क्या है, जरूरी है। अब देखो सबसे पहले की बात करते हैं हम कि हम स्टार्टिंग क्या करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ये जेनेसिस यानी कहाँ से जीएसटी अरोज हुआ, उद्गम कहाँ से हुआ, इसका कैसे हुआ जेनेसिस इन जीएसटी। फिर कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्या जो डेफिशिएंसीज थी इन द अर्लियर सिस्टम ऑफ टैक्सेशन दैट लेड टू व्हाट दिस जीएसटी, की भाई हम जीएसटी लेके आए, क्या सेलियंट फीचर्स हैं, जीएसटीएन एंड जीएसपी और एएसपी जो सुविधा प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है ना, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स जो है। फिर बेनिफिट्स, वी नीडेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्या कारण था और क्या एक्ट पास हुई उसके लिए। फिर एक काउंसिल जो बैठता है वो है जीएसटी काउंसिल। कई लोग तो सिर्फ घूमने फिरने के हिसाब से, मजे करने के हिसाब से, क्योंकि इनकी भी मीटिंग है अलग अलग शहरों में, कभी कश्मीर में जा रहे हैं, कभी उदयपुर आ रहे हैं, कभी गोवा जा रहे हैं। वैसे तो चाहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सब अपने घर बैठ के भी कर सकते हैं, परंतु ऐसे खर्चा कैसे हो और एंजॉयमेंट कैसे हो। और एक बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ पढ़ेंगे और जनरल डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले अपना जो जीएसटी का जो इंट्रोडक्शन है ना वो करते हैं। जीएसटी है क्या, ठीक है, देखो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ, दिख रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, जो आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जीएसटी क्या है, बेसिकली टैक्सेबल इवेंट क्या है यहाँ पे, सप्लाई है ऑफ व्हाट,
गुड्स एंड सर्विसेज। अभी तो सिर्फ क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग लेके हम चल रहे हैं। यानी जीएसटी लॉ जो है इट एक्सटेंड्स टू व्हाट, होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत वर्ष पे ये लॉ प्रभावी है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वैसे तो यूनियन टेरिटरी हो गई, अब तो यूनियन टेरिटरी हो गई ना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पर ये यूनियन टेरिटरी विद इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर है। जैसे दिल्ली है ना, पुडुचेरी है, ये यहाँ क्या है, जीएसटी लॉ के लिए ये इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर है, समझ रहे हो? तो इसके लिए जीएसटी के लिए ये क्या माना जाएगा, स्टेट ही माना जाएगा। तो जम्मू एंड कश्मीर में भी क्या है, स्टेट जीएसटी लॉ है, वही अप्लाई हो रही। दिल्ली में भी केजरीवाल जी तो पूरी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है और उन्होंने बिल पास कर दिया और हो गया काम। दिल्ली भी यहाँ स्टेट जीएसटी लॉ है, ठीक है। पुडुचेरी भी क्या आ रही है, स्टेट जीएसटी लॉ के अंदर आ रही है। वैसे सब यूनियन टेरिटरीज है। लद्दाख के अंदर यूटी जीएसटी एक्ट है। तो ये पूरे भारतवर्ष में प्रभावी है, कहने का मतलब ये है, इट इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ व्हाट, गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। चाहे वो भारत के इंडिया के सप्लाई हो या इवन आउटसाइड इंडिया भी सप्लाई कर रहे हो तो भी आपके जीएसटी लगेगा। पर वो ये है कि आपको एक्सपोर्ट कर सकते हो आप विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी अंडर बॉन्ड और एलयूटी, या ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स यू कैन से एक्सपोर्ट द सेम एंड यू विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम द रिफंड। वो स्पेसिफिक सिचुएशंस के अंदर नोटिफाइड पर्सन्स के रिलेशन में इन्होंने अब नोटिफाई किए हैं। वो जैसे टबैको एंड टबैको जो प्रोडक्ट्स हैं आपके, पान मसाला वगैरह, उन लोगों को आईजीएसटी ऑन पेमेंट, मतलब एक्सपोर्ट करेंगे ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, दे विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम द रिफंड ऑफ द जीएसटी व्हिच हैज बीन पेड बाय देम। तो जीएसटी बेसिकली इज द टैक्स ऑन व्हाट, सप्लाई। अब देखो पहले क्या डेफिशिएंसीज थी, डेफिशिएंसीज इन, भाई क्यों चीज लेके आते हो, नहीं कुछ कमियां होगी तभी तो आएंगी। अर्लियर सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, सबसे पहले अपन देखें अर्लियर सिस्टम में, एक तो क्या था हमारे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी। किस पे लगती है, इट इज ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ एक्साइजेबल गुड्स इन इंडिया, ठीक है। आज की डेट में भी लग रही है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगी रही है, जिस पे जीएसटी नहीं लग रहा उस पे लग रही है, और जिस पे जीएसटी लग रहा है उन पे भी लग रही है बोला क्या था, बोला जैसे ओपीएम है, इंडियन है, पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी लग रही है, और वैट भी लग रहा है, मतलब और जीएसटी भी लग रहा है, ये हाल कर रखा है। आप तंबाकू खाओगे, टबैको एंड मैन्युफैक्चर टबैको, उस पर एक्साइज भी है और उस पर जीएसटी की आ रहा है, और जीएसटी सेस भी है, ठीक है। मतलब फिर भी लोग खाना नहीं छोड़ते। तो देखो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी क्या थी, ड्यूटी ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ एक्साइजेबल गुड्स इंडिया। यह टी थोड़ी है तो सही ना ये। अब कमोडिटीज इन पे नहीं लग रही है, जिस पे जीएसटी लग रहा है उन पे नहीं लगा रहे, तो ये था। फिर लगता था हमारे क्या, वैसे स्टेट एक्साइज ड्यूटी थी। ये तो जो यूनियन लिस्ट है ना, उसमें एंट्री 84 थी, ठीक है। उनमें जो कमोडिटीज उन्होंने कर रखी है, यूनियन लिस्ट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है। फिर एक लगती थी हमारे क्या, कुछ कमोडिटीज पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जैसे ओपीएम हो गया, इंडियन हैम्प हो गया यानी चरस, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, नैरकोटिक ड्रग्स वगैरह, उनके प्रोडक्शन पे, उनके मैन्युफैक्चर पे स्टेट एक्साइज लगता था। फिर जब आप, ये तो मैन्युफैक्चर पे लगी, फिर आप सेल करते थे तो सेल्स टैक्स लगता था।
विद इन स्टेट सेल हो रही है तो वैट लगता था, विद इन स्टेट अगर सेल हो रही है तो वैट लगता था। और इंटर स्टेट सेल हो रही है तो क्या लगता था, है बताओ? सेंट्रल सेल्स टैक्स। इंटर स्टेट सेल होती थी एक राज्य से दूसरे राज्य की बिक्री, उस पर CST लगता था, ठीक है ना? तो ये एक्साइज ड्यूटी लग रही है, स्टेट एक्साइज, वैट, CST, ये सब चीजें लगती थी। अब कैसे लगती थी, जैसे देखो, जैसे किसी असेसेबल वैल्यू लें अपन गुड्स की, माल की असेसेबल वैल्यू ली जैसे अपन ने 1 लाख, ठीक है? यानी इस पे, इस वैल्यू पे पहले क्या लगती थी, एक्साइज ड्यूटी लगती थी। सपोज करो एक्साइज ड्यूटी की रेट है 12.5%, तो ये 12,500 होगी। फिर अब ये 1,12,500 जुड़ के क्या हो गया, 1,12,500 आ गया। इस पे लगता था, अब सेल हुआ ये माल, वैट लग गया। वैट की रेट मान लो से 14%। तो अब इस 1,12,500 पे क्या लग गया, यानी ये जो 12,500 थे इस पे भी क्या लग गया, वैट लग गया। एक तरह से क्या आया, कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, यानी आप बोलो टैक्स ऑन टैक्स, ये बर्डन आ रहा था। क्योंकि क्या हो रहा था, ये सब्जेक्ट मैटर किसका था, स्टेट गवर्नमेंट का था। ये सब्जेक्ट मैटर क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो अब एक्साइज ड्यूटी का कोई क्रेडिट नहीं मिलता था। नो क्रेडिट वॉज अलाउड फॉर पेमेंट ऑफ वैट। इसी हिसाब से अगर किसी ने माल खरीदा और वैट दिया हुआ है, नो क्रेडिट ऑफ वैट, वैट का भी कोई क्रेडिट नहीं मिलता था, नो क्रेडिट ऑफ वैट वॉज अलाउड फॉर पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। एक तो देखो ये डबल टैक्सेशन हो रहा था। अब हम सर्विस सप्लायर थे तो हमको क्या लगता था, सर्विस टैक्स लगता था। पहले सर्विस टैक्स लगता था। अब ये सर्विस टैक्स जो था ये भी सब्जेक्ट मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट का था। ये किसका सब्जेक्ट मैटर था, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का था। तो सर्विस टैक्स जो लगा उसका भी नो क्रेडिट वॉज अलाउड फॉर पेमेंट ऑफ वैट। इस कारण से भी ये जुड़ रहा है। आगे सर्विसेज आपने ली, ठीक है, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, हजारों तरह की एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, ये कॉस्टिंग में तो सब जोड़ोगे। तो उसकी फिर आगे आप माल बेच रहे हो, ट्रेडर भी है, बहुत सारी सर्विसेज लेता है, वो भी बेचेगा, प्रॉफिट में जोड़ेगा वो अपने खर्चों को, उस पर फिर क्या लग जाता था, वैट। तो सर्विस टैक्स पे भी एक तरह से क्या लग गया, वैट लग रहा था। वैट का सर्विस टैक्स को क्रेडिट नहीं मिल रहा था, इसी हिसाब से वैट का भी वॉज नॉट अलाउड फॉर पेमेंट ऑफ, सब्जेक्ट मैटर ही अलग अलग था इसलिए। एक्साइज ड्यूटी का मिलता था सर्विस टैक्स के लिए, और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का,
वो भी बहुत बाद में चालू किया था, ठीक है, बहुत बाद में, ठीक है ना। अब ऐसे ही है ना, कल्याण तो हमारे शुरुआत से ही था, कृषि कल्याण सेस लगता था एक, और स्वच्छता तो आपने देख ही ली, स्वच्छ भारत सेस लगता है। जैसे अब आज के जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज, तब यही तो चीजें हैं, ले ही रहे हैं ना आपसे मतलब चल ही रहा है ये, तो ये इनकम टैक्स में तो चल ही रहा है, ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस चल ही रहा है ना वहां भी तो वैसे ये लगते थे, इनका कोई क्रेडिट नहीं मिलता था, जिस कारण से क्या हो गया, कास्केडिंग इफेक्ट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस हो गए। एक तो मैं भी परेशान हो रहा हूं, साला क्या हो रहा है मेरे साथ, इतने सारे टैक्स, इतने सारे रिटर्न्स, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, नो क्रेडिट अलाउड, रिजल्टिंग इन व्हाट, कास्केडिंग इफेक्ट। दूसरा है, एक और लफड़ा था, देखो, जो कंपोजिट नेचर की सप्लाईज थी, जैसे अपन देखें वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या था, गुड्स भी थे प्लस सर्विसेज भी थी। अब इन गुड्स पे जब सेल हो रही है, सप्लाई हो रही है, तो वैट लगाने की बात होती थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी, नहीं नहीं, सर्विस एलिमेंट भी इन्वॉल्व है, लाओ भैया सर्विस टैक्स भी लगेगा, ठीक है। तो एनक्रोचमेंट कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर, मर कौन रहा था, व्यापारी मर रहा है। जैसे रेस्टोरेंट सर्विस है भाई, एक हो गई भाई, वैल्यू बेस अलग अलग हो, वो तो था नहीं, बोला देखो साहब अबेटमेंट देते थे, जैसे 10,000 की वैल्यू है, वो कह रहा है कि भाई इसमें मैं 40% गुड्स की वैल्यू मानता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कह रही है, मैं तो भाई 40% गुड्स की वैल्यू मानता हूँ, और यहाँ ये 6,000 किसकी है, सर्विस की वैल्यू है, लो इस पे क्या है, सर्विस टैक्स ले आओ। वो कह रहा था स्टेट वाला, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है, स्टेट वाला बोलता है नहीं, वैल्यू ऑफ गुड्स तो क्या है, 75% है, लाओ इस पे बैठ लिया हो। तो एनक्रोचमेंट हो रहा है एक दूसरे की टेरिटरी में, पैसा सबको चाहिए, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट गवर्नमेंट को खुद के खर्चों के लिए चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद के खर्चों के लिए चाहिए, तो एक दूसरे के ऊपर बढ़ता क्या उन्हें, व्यापारी मर रहा था। तो ये सारी प्रॉब्लम थी। सबसे पहले प्रॉब्लम थी डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इवेंट, लड़ाई इसकी चलती थी। आगे मैन्युफैक्चर है या नहीं है, इसकी लड़ाई, मैन्युफैक्चर होगा तभी एक्साइज ड्यूटी लगेगी, प्रोसेसिंग होगी तो नहीं लगेगी, तो ये लड़ाई सबसे पहले टैक्सेबल इवेंट, उसका डिस्प्यूट, उसके बाद मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, ठीक है, उनके कारण से कास्केडिंग इफेक्ट, एनक्रोचमेंट ऑन वन अदर्स एरिया, ये डेफिशिएंसी थी किसमें, अर्लियर सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, दैट लेड टू व्हाट, कि भाई हमारे को कोई नया सिस्टम लेके आना चाहिए। जेनेसिस में भी अपन पढ़ेंगे उसको, ठीक है। 2000 से काम चालू हुआ, वित्त मंत्री जी 2007-8 के अंदर चिदम्बरम जी थे, बोला 2010 से हम क्या है ये जीएसटी को लेके आएंगे, उसके लिए स्टेट कमिटी जो मिनिस्टर्स थे उनकी कमेटी बनाई गई। फिर अपना देश है आपका पता ही है कि लोकतंत्र है, तो जो गुजरात स्टेट में तब जो आपके आज के प्रधानमंत्री हैं, उस समय वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपोज किया, नहीं जीएसटी नहीं लाना, ये इस तरह से सही नहीं है, इससे हमारे राज्यों के अधिकार छिन जाएंगे। फिर 14 में
2014 में एनडीए की गवर्नमेंट आ गई, वही वही मुख्यमंत्री अब प्रधानमंत्री बन गए। धड़ाधड़ स्टेप लिए गए उसी को, जीएसटी को लाने के लिए, ठीक है। और फिर वही देख लीजिए, समय है, आज सबका समय चलता है। तो 2017 में कितनी तेज गति से काम हुआ कि हम सोच भी नहीं पाए 2017 में ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वगैरह बहुत चीज़ें थी, सब हुआ के टकाटक स्टेट के लॉज पास हो गए, और 1 जुलाई 2017 से उन्होंने आर्थिक आज़ादी दे दी। और क्या चाहिए, रात के 12 बजे पूरे पार्लियामेंट को बिठा के घंटी बजी थी, बजाई तो थी बैल, आपको ध्यान नहीं होगा, पूरे रो कर 12 बजे। और शायद बिग बिग शॉप पर कौन सा बिग बाजार हो सकता है, पहला बिल जीएसटी का उन्होंने काटा 12 बजे बोलिए साहब, ये हो रहा था उसमें भी। ये बाद में बहुत डिफिकल्टी आई धीरे धीरे, वो तो वही है जैसे इनिशियल स्टेज में डिफिकल्टी आती है, फिर स्ट्रीमलाइन होती जाती है चीज़ें। तो अब जेनेसिस की अब देखो, बात करने से पहले एक टॉपिक अपना हो गया है डेफिशिएंसीज, वो अभी एक बार मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, फिर अपन जेनेसिस पे आएंगे, ठीक है ना। पहले कमियां तो देखें, क्या थी कमियां, ये कमियां में एक बार देख लो आप। नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, सब दिख तो रही है ना। तो कुछ कमियां रही होगी तभी ये वो लेके आते हैं। तो डेफिशिएंसीज इन व्हाट, द अर्स्टवाइल वैल्यू एडेड टैक्स, जो पहले पुराना सिस्टम था, विच हैव लेड टू व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये बीमारियां थी उनके हिसाब से, जो पुराना सिस्टम एक बीमारी था, तो उस बीमारी का पूरा इलाज किया गया है, अ क्योर फॉर अर्स्टवाइल इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम, यानी ये जीएसटी इज व्हाट, अ क्योर फॉर व्हाट, द अर्लियर सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। अब देखो क्या थी, जैसे मैंने आपको बताया, कई बार ये ध्यान रखना, क्योंकि इस बार जैसे सीएमए इंटरमीडिएट में ये आ गया था कि क्या डेफिशिएंसी थी जिसके लिए रोल आउट किया गया जीएसटी 4 नंबर का, कुछ भी आ सकता है। तो देखिए एक्साइज ड्यूटी और वैट के बारे में था। इन अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम, जैसे मैंने बताया, अब मैन्युफैक्चरर ऑफ एक्साइजेबल गुड्स चार्ज एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर एंड वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट ऑन इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स। पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी, और जब वो माल बनाता था तो एक्साइज ड्यूटी, और जब वो आगे बेच रहा है तो फिर क्या हो जाता था, वैट लग जाता था। खुद के लिए बनाते थे ना तो भी एक्साइज ड्यूटी लगती थी। इवन इफ यू मैन्युफैक्चर फॉर ओन कंजम्पशन ऑल्सो, उसको बोलते हैं हम कैप्टिव कंजम्पशन, तो भी क्या है, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, ठीक है। अब बात ये थी कि उस समय एक्साइज लग रहा था मैन्युफैक्चर पे, और वैट लगता था क्या, इंट्रास्टेट सेल। हाउएवर द वैट डीलर ऑन इज सब्सिक्वेंट इंट्रास्टेट सेल ऑफ गुड्स चार्ज वैट एज पर द वैट रेट एज एप्लीकेबल इन द रिस्पेक्टिव स्टेट। किस पे वैट चार्ज कर रहा था वो, ऑन वैल्यू कंप्राइजिंग ऑफ द बेसिक वैल्यू, जो असेसेबल वैल्यू मैंने लिखी थी, एक्साइज ड्यूटी 12.5%, उसको जोड़ के, खुद के प्रॉफिट को जोड़ के फिर लगता था वैट, यानी दिख गया आपको भाई कास्केडिंग इफेक्ट। फर्दर, ये तो टैक्सेस की बात कर रहा है, फर्दर सर्विस टैक्स वाज पेएबल ऑन ऑल प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज अदर देन दोज कवर्ड इन नेगेटिव लिस्ट। सर्विसेज में भी वही नेगेटिव लिस्ट थी और एग्जेम्प्ट सर्विसेज थी, मोर और लेस एग्जेम्प्ट सर्विसेज वही रखी है इन्होंने, और नेगेटिव लिस्ट आप शेड्यूल 3 के अंदर जो दे रखी है। अब पहले 66D होता था, एक फाइनेंस एक्ट 1994 से सर्विस टैक्स गवर्न होता था, ठीक है। हम भी भूलते जा रहे हैं अब तो उसको, भाई भूलते ही इंसान, बोलो पुरानी चीज़ याद रख के क्या फ़ायदा यार, ठीक है, हम कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट कर दे। परंतु कभी एप्लीकेशन ऑफ लॉ की आती है ना बात, तो ये सारे पुराने प्रिंसिपल्स लेख के ही कोर्ट की डिसीजन आता है, ऐसे नहीं होता, मतलब पुराने भी देखते हैं। बेसिकली लॉ का इंट्रोडक्शन का क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या ध्येय था, एक था ना रूल्स फॉर इंटरप्रिटेशन, आप पढ़ते हो स्टेट्यूट्स के, क्या एक लॉ में कि भाई ये कमी थी, इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया जाए, इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया जाए, वो चीज़, वो सब चीज़ ध्यान रखता है कोर्ट भी। तो पहले सर्विस टैक्स भी लगता था, वैट हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई। तो देयर वाज वेरियस शॉर्टकमिंग्स इन द अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, ठीक है। वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस वर लेविड दैट वर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, अलग अलग नहीं लग रहे थे, ये जोड़ के एक साथ लगाए जा रहे थे। फिर था नॉन अवेलेबिलिटी, पहली बात थी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स फॉर वैट। वैट के लिए आपको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता था। वैट डीलर्स वर नॉट एबल टू टेक व्हाट, द क्रेडिट ऑफ द एक्साइज ड्यूटी
चार्ज बाय द मैन्युफैक्चरर, दे वर नॉट एबल टू टेक व्हाट द आईटीसी, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था। पहले हमको जो मिलता था ना वो सैनवेट मिलता था, उसके पहले इसका नाम था मॉडवेट, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। मॉडवेट में एक्साइज का एक्साइज के लिए मिलता था, फिर इन्होंने क्या किया, एक्साइज का सर्विस टैक्स के लिए काम में ले सकते हो, सर्विस टैक्स का क्या है एक्साइज ड्यूटी के लिए काम में ले सकते हो, पहले इतना बढ़ाया, पर इसका क्या वैट के लिए ले सकते हो क्या, इसका वैट के लिए अलाउड नहीं था, इसका भी वैट के लिए अलाउड नहीं था, ठीक है। तो ये था। उसके बाद अब जैसे आज इंटरस्टेट सप्लाई होती है तो आईजीएसटी लगता है, आईजीएसटी वॉश आउट टैक्स है, यानी आईजीएसटी का सामने वाले बंदे को आईटीसी मिल जाता है, ठीक है, भले से उसने इंटरस्टेट परचेज भी किया, इज एंटाइटल्ड टू अवेल दी आईटीसी ऑफ द आईजीएसटी। और आईजीएसटी क्रेडिट को आप आईजीएसटी के लिए काम में ले सकते हो, सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए भी काम में ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर पहले ऐसा नहीं होता था। नो क्रेडिट ऑफ सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स जो लगता था ना इंटरस्टेट मूवमेंट पे, इंटरस्टेट सेल होती थी, इन एब्सेंस ऑफ क्रेडिट सीएसटी वॉज लेवीड ऑन इंटरस्टेट सेल्स। अब यहाँ तो क्या होता है, जीएसटी तो क्या होता है, किस स्टेट का रेवेन्यू होता है जहां उसका क्या हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, जहां उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई है उस स्टेट का रेवेन्यू होता है। सीएसटी हो चाहे वैट हो, वहां वो ऐसा नहीं था, जहां से मूवमेंट ऑफ गुड्स क्या होता है, कमेंस होता है, वो वैट उस स्टेट का होता था और सीएसटी भी उसी स्टेट का होता था। मतलब क्या है, गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और देती थी क्या उस पर्टिकुलर स्टेट को। तो नो क्रेडिट ऑफ व्हाट, सीएसटी, सीएसटी का कोई क्रेडिट नहीं मिलता था। उसके अलावा नो क्रेडिट ऑफ वैट टू सर्विस प्रोवाइडर्स, वैट का कोई क्रेडिट नहीं मिलता था, सर्विस प्रोवाइडर्स वर नॉट अलाउड टू क्लेम व्हाट एनी क्रेडिट और द वैट पेड ऑन देयर इनपुट्स। इसी हिसाब से स्वच्छ भारत सेस लगता था, जो मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स पे स्वच्छ भारत सेस लगाया गया था, उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलता था। और कृषि कल्याण सेस का कोई क्रेडिट नहीं मिलता था मैन्युफैक्चरर्स को, कृषि कल्याण सेस का मैन्युफैक्चरर्स को कोई क्रेडिट नहीं मिलता था। सर्विस प्रोवाइडर्स जो थे उनको कृषि कल्याण सेस का क्या है, क्रेडिट मिलता था, ठीक है। बाकी कैसी यानी कृषि कल्याण सेस का कोई क्रेडिट नहीं मिलता था। एक तो ये हो गए नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, फिर एक है एनक्रोचमेंट ऑफ ईच अदर्स टेरिटरी बाय सेंटर एंड स्टेट एंडिंग अप इन डबल टैक्सेशन। सेंट्रल कहता था कि भाई यहां तो मैं सर्विस टैक्स लगाऊंगा, स्टेट कहता था सेम ट्रांजैक्शन पे मैं वैट लगाऊंगा, रिजल्टिंग इन व्हाट, एक तरह से डबल टैक्सेशन हो गया। तो देखिए, ओइंग टू फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया देयर वर टू अथॉरिटीज, टैक्सिंग अथॉरिटीज, सेंटर भी है स्टेट भी है, central government, state government, and country witnessed overlapping of the powers of the state government and central government. Even through past indirect tax system treated goods and services differently. हालांकि वो करते थे, पर जब कंपोजिट सप्लाई आती थी वहाँ खेल खत्म हो जाता। जैसे आपके केटरिंग की सर्विसेज है, गुड्स और सर्विस जहाँ दोनों क्या है इन्वॉल्व है, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पैकेज दिया जाता है। So even though past indirect taxes system treated goods and services differently, in certain cases where goods, services and other supplies were being packaged as composite bundles and offered for sale to consumers under variety of supply chain arrangements, there was double taxation. ठीक है, ये ध्यान रखना। एनक्रोचमेंट हो गया एक, वेरियस वेराइटी ऑफ टैक्सेस हो गए, नॉन एडमिसिबिलिटी ऑफ क्या, सैनवेट या आईटीसी। तो इस कारण से ये कमियां थी, जिसका क्या है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सबसे पहले इसका जो टैक्सेबल इवेंट है इतना वाइड है कि अब वो कोई ज़रूरत ही नहीं ना, मैन्युफैक्चर है यानी कुछ नहीं, टैक्सेबल इवेंट सप्लाई है। सप्लाई सेक्शन 7 के अंदर इतना वाइड है स्कोप में कि हर चीज़ क्या आ गई, सप्लाई के एम्बिट में आ गई है, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स स्ट्रक्चर covering both goods and services, that is GST, addresses these problems. Simultaneous introduction of GST at both center and state levels has integrated taxes. झंझट नहीं है, गुड्स है सर्विस है कुछ ही नहीं, और उन्होंने क्लियर कर दिया शेड्यूल 2 में कि भैया ये चीज़ सप्लाई ऑफ सर्विस रहेगी। जैसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है, बोला ये चीज़ सप्लाई ऑफ सर्विस रहेगी। अब वैल्यू भी सेम हो गई, निच क्लासिफिकेशन भी क्लियर हो गया,
इसमें आधा हिस्सा तेरा रहेगा, आधा हमारा मतलब सेंटर का रहेगा, आधा क्या रहेगा, स्टेट का रहेगा। तो ये सब चीजें क्या हो गई, सेंटर एंड स्टेट एज इंटीग्रेटेड टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ सेट ऑफ and relief and ensures that both cascading effect of SENVAT and service tax are removed and a continuous chain दे दी है शुरुआत से, from the manufacturing stage till the last stage, जब तक कि रिटेलर अल्टीमेट कंज्यूमर को माल नहीं बेच रहा, आईटीसी की अवेलेबिलिटी है। हालांकि कुछ बीच में चेन ब्रेक हो सकती है, जैसे बीच में अगर कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई आ गई तो तकलीफ आ सकती है। उसके अलावा सपोज करो बीच में ऐसा कंपोजिशन सप्लायर आ गया, उसमें आईटीसी का ब्रेक हो जाता है, कंपोजिशन सप्लायर कैन नॉट टेक एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट, कंपोजिशन टैक्स उसको खुद को ही जमा कराना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें हैं। और थोड़ा सा ये भी है इन्होंने कि आपके अगर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अब धीरे धीरे आ रहे हैं ना, वो 50 लाख से ज़्यादा है, तो फिर आप क्या है, अपना जो 99% ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको ही आप यूटिलाइज कर सकते हो। पूरा 100% क्रेडिट आप क्या है यूटिलाइज नहीं कर सकते। 1 करोड़ रुपए अगर आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है तो 1 करोड़ रुपए का 99% मतलब 1% आपको क्या है कैश में जमा कराना पड़ेगा, हालांकि वो क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ रेस्ट्रिक्शंस प्लेस किए जा रहे हैं, धीरे धीरे समय है। अब वो तो इनएलिजिबल क्रेडिट्स की लिस्ट भी बीच में ब्लॉक क्रेडिट आ गए, क्रेडिट तो रुक ही रहा है, परंतु ओवरऑल देखें तो ओवरऑल सही चल रहा है मामला। In GST regime, the major indirect taxes, ये लफड़े तो नहीं ना हजारों, have been subsumed in the ambit of GST and the erstwhile concept कि मैन्युफैक्चर है, सेल है, सर्विस है, रेंडर कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये सब चीज़ें खत्म, क्योंकि एक सिंगल इवेंट हो गया है टैक्सेबल इवेंट, और वो टैक्सेबल इवेंट क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज, ठीक है। अब बात ये तो आई, देखो ये एक टॉपिक हो गया अपना, अगर बाई चांस आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। एक और टॉपिक अभी हम करते हैं, दैट इज क्या, ये वाला जेनेसिस कर लेते हैं। कितने बजे आना है, 15 मिनट 20 मिनट है ना। जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, ये वाला टॉपिक कर लेते हैं। लेट एक्चुअली में क्या हुआ, बारिश आ गई, यानी तो आज टाइम नहीं छोड़ देता हूँ। तो जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, यानी जीएसटी का उद्गम कैसे हुआ। तो बेसिकली आपको ये तो बताई मैंने, जीएसटी लेवीड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ इन इंडिया इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यूनियन टेरिटरी है पर उसकी ओन लेजिस्लेचर है, इसलिए स्टेट ही बोलते हैं अपन उसको, ठीक है ना, वहाँ स्टेट जीएसटी लॉ ही है। ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, यानी द रेवेन्यू विल एक्रू to that state where consumption of such goods या services takes place। उस स्टेट का रेवेन्यू है ये, तभी तो भाई सीधी सी बात है। अब यूपी में बहुत ज्यादा जनता है, महाराष्ट्र सबसे पहले एक प्रोड्यूसिंग स्टेट था, तो पहले क्या था कि स्टेट का रेवेन्यू होता था, उस स्टेट का रेवेन्यू होता था जहां से मूवमेंट ऑफ गुड्स चालू हुआ। अब परिस्थिति बदल गई, बिहार वाले कहते बहुत बढ़िया है, मैं तो कुछ बनाता ही नहीं था, तो मैं तो कंजम्पशन सबसे ज़्यादा करता हूँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जीएसटी लेके आओ, ठीक है। तो अब समस्या आई, महाराष्ट्र वाले यार मैं तो सारा प्रोड्यूसर था, मेरा रेवेन्यू तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि मेरे कंजम्पशन हो सकता है नहीं होता जितना मेरा पहले रेवेन्यू आ रहा था। तो उस चीज को कंपनसेट करने के लिए क्या लेके आए, वो कंपनसेशन सेस लेके आए। ये चीज थी, कंपनसेशन सेस क्यों इंट्रोड्यूस किया कि भाई सीधी सी बात है, हम तुम्हारा देखो रेवेन्यू देखेंगे बेस ईयर लेके, और उसकी प्रोजेक्टेड ग्रोथ देखेंगे, 14% से मतलब प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट थी उसमें। सपोज करो आपका 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू पिछले साल में था, अब आपको 14,000 करोड़ रुपए जब ज्यादा आए, अगर जीएसटी के कारण से 1,14,000 करोड़ से कम पैसा मिलता है, ठीक है, तो भाई हम आपको क्या कर देंगे, इस सेस में से हम आपको कंपनसेट करेंगे। दैट वाज द बेसिक इंटेंशन फॉर लेवी ऑफ व्हाट, कंपनसेशन सेस। क्योंकि अब फोकस ही चेंज हो गया, क्योंकि अब ओरिजिन बेस की जगह क्या हो गया,
कंजम्पशन बेस्ड हो गया, इट्स अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, जहां प्लेस ऑफ सप्लाई है, प्लेस ऑफ सप्लाई जहां हुई, यानी वो एक तरह से क्या हो गया, कंजम्पशन हो गया, वो चीज है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है, जैसे मैंने माल बेचा, वे द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स, दैट इज द स्टेट, वहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई। सर्विसेज में थोड़ा क्या होता है, क्योंकि दिखती नहीं है इसलिए इनको कुछ प्रॉक्सीज, कुछ एजम्पशंस लेने पड़ते हैं, यहाँ ये लोकेशन ऑफ सर्विस रेसिपिएंट मान लूँ, नहीं तो भैया लोकेशन ऑफ सर्विस सप्लायर मान लूँ, नहीं तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस है तो जहाँ ये सर्विस परफॉर्म हुई वैसे मान लो। फंडामेंटली जीएसटी इज व्हाट, destination based consumption tax on goods and services. It is levied on all the stages, right from the manufacture to final consumption, with credit of the taxes which is paid at previous stages available as set off. सीधी सी देखो बात है, ये सपोज करो एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, इसने एक गुड्स बनाए ए, इसकी वैल्यू है, वैल्यू एडिशन किया इसने, इस पे सप्लाई कर रहा है 1 लाख रुपए, ठीक है, जीएसटी मान लो 18% से लग रहा, ठीक है, इसने माल बेचा 1 लाख, इसका वैल्यू एडिशन है, इसने 1,18,000 रुपए में बेच दिया, ठीक है, और ये जमा करा दिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्रेजरी, जो भी गवर्नमेंट की ट्रेजरी में इसने ये 18,000 रुपए डिपॉजिट करा दिए। फिर आया दूसरा जिसने परचेज किया, क्योंकि ये वैल्यू एडेड टैक्स है, 1,18,000 रुपए में इसने खरीदा, 18,000 रुपए का इसको क्या मिल गया, इनपुट टैक्स रेट मिल जाएगा, इसको आईटीसी मिल गया, तो इसकी इफेक्टिव कॉस्ट क्या रह गई, एक लाख रुपए रह गई, ठीक है। इसने क्या किया, अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा, सपोज करो इसका वैल्यू एडिशन हुआ 50,000 रुपए, इसने माल बेचा कितने में, 1.5 लाख में, जीएसटी चार्ज किया एट रेट ऑफ 18%, यानी सही है ना, 1.5 लाख का 18% 1,27,000 ही होगा, ठीक है। तो अब इसका ये आउटपुट टैक्स है, इसका ये आउटपुट टैक्स, यानी 27,000 रुपये इसकी लायबिलिटी है, 18,000 रुपये का इसको क्या मिल गया, आईटीसी मिल गया, ठीक है, आईटीसी मिल गया, उसको इसने यूज कर लिया, और ये 9,000 रुपये क्या कर दिए, ये डिपॉजिट करा दिए। पहली स्टेज पे जो हमारा डिपॉजिट हुआ था वो देखो 18,000 हुआ, दूसरी स्टेज पे डिपॉजिट हुआ 9,000, तीसरे में एक बार और देखो खरीदा कितने में, सपोज करो उसने खरीदा 177 में, 177 में खरीदा, उसको भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया 27,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट इसको मिल गया। इसके लिए इफेक्टिव कॉस्ट कितनी हो गई, वही 1.5 लाख। इसने वैल्यू एडिशन कर लिया, ये मान लो 1 लाख का, अल्टीमेटली इसने कंज्यूमर को बेच दिया 2.5 लाख में, जीएसटी चार्ज कर लिया कितना, एट रेट ऑफ 18%, ठीक है, 2.5 लाख का 45,000 होगा, ठीक है, 45,000 हो गया, 1 लाख। अब इसने देखो 45,000 इसका आउटपुट टैक्स है, आईटीसी मिल गया इसको कितने का, 27,000 का, यानी जमा कितना कराना है, 18,000। अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कितना आ गया, 18,000 तो क्या आ गया, 9,000 ये आ गया, 27 और 18 यानी 45,000। ये 45,000 अल्टीमेटली किसने बियर किया, 45,000 अल्टीमेट कंज्यूमर ये क्या कर रहा है, बियर कर रहा है। तो जो कंज्यूमर बियर करेगा अल्टीमेटली वो टैक्स
गवर्नमेंट को वेरियस स्टेजेस में मिल चुका है। स्टेज 1 में 18,000, स्टेज 2 में 9,000, स्टेज 3 में 18,000, कुल मिला के ये आपके 45,000 मिल रहा है। वैल्यू एडिशन से अगर आप देखो, इसलिए इसको अपन वैल्यू एडिड टैक्स बोलते हैं। वैल्यू एडिशन में पहली स्टेज में अपनी वैल्यू एडिशन मैन्युफैक्चर में पूरी वैल्यू एडिशन की थी 1 लाख, 18% अपन ने रेट पकड़ी थी, ये 18,000 आ गया। दूसरे स्टेज में अपन ने वैल्यू एडिशन ली थी 50,000, देखो आप दी थी ना, 50,000 का प्रॉफिट ऐड किया था, 50,000, तो ये आ गया आपके, कहाँ लिख रहा था मैं, यहाँ चल रहा था, 50,000 का ये 18% ये आ गया ये 9,000 आ गया। और तीसरी स्टेज में फिर वैल्यू एडिशन थी 1 लाख, इसका 18% यानी 18,000। तो कुल मिला के ये आपके वैल्यू एडिशन ही, इसलिए ये वैल्यू एडेड टैक्स है। हर स्टेज पे टैक्स लग रहा है और प्रीवियस स्टेज का अपने को क्या मिल रहा है, क्रेडिट मिल रहा है। तो देखो इसलिए इसने बोला है कि भाई इट इज लेवीड at all stages right from manufacture to the final consumption with credit of taxes paid at previous stages available as set off। तो ये सिर्फ क्या है, एक तरह से वैल्यू एडिशन पे आपके क्या है, टैक्स, इसमें वैल्यू एडिड टैक्स हो गया। एंड द बर्डन आपने देख लिया इज टू बी बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर। इतनी पहले क्या था, 5% रेट होती थी सर्विस टैक्स की, ठीक है, जब थी तो आग लगा देते थे, ओहो इतना। अब हर कमोडिटी पे 18% रेट है साहब, हर सर्विस पे। महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी, महंगाई कैसे नहीं बढ़ेगी बताओ आप। पेट्रोल और डीजल ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा मैकेनिज्म है, उस पे आपने पूरी एक्साइज ले रहे हो, वैट ले रहे हो मचका के, फिर जो वही चीज़ महंगी होगी तो आज मेरे को एक चीज़ भेजने के लिए लगेगा ही लगेगा, उसका कोई आईटीसी नहीं है। पेट्रोल डीजल को कोई क्रेडिट थोड़ी मिल रहा है, सीधा वो रेवेन्यू जा रहा है सरकार की ट्रेजरी में। और प्रोडक्शन उतना थोड़ी बढ़ रहा है जितना प्राइस बढ़ रही है। तो कहते हैं ना मेरा 1,75,000 करोड़ का कलेक्शन हो गया, अरे क्वांटिटी बढ़े तब समझ में आती है बात। यहाँ यार प्राइस कम रही, रेट तो वही है, क्वांटिटी बढ़ी इसलिए रेवेन्यू बढ़ा, वो नहीं हो रहा। प्राइस बढ़ रही है इसलिए रेवेन्यू बढ़ रहा है, कीमत बढ़ने से रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू प्रोडक्शन से थोड़ी बढ़ रहा है। बात ये होती है कि प्रोडक्शन से बढ़े, कीमत कम हो, रेट आप कम रखो, तो सबको महंगाई अपने आप क्या आई, कंट्रोल में आई। ये तो पहुंचेगा, आटे दाल का भाव 100 रुपये किलो से कम नहीं मिलेगा आपको, देखना विद इन मीन। अब देखना आप आटे का भाव भी 100 हो जाएगा, क्योंकि है ही नहीं आपके पास, बाकी तो आपने बांट रहे हो। अगली बार भी आना है तो बांटना तो पड़ेगा, फ्री क्या तो बटेगा, वो बटेगा तो भाई फ्री के वोट कब मिलेंगे जब। कस्टमर का बेसिक चीज ये है कि जो कस्टमर में तो सिर्फ ये चीज हो गई कि वो कह रहे हैं कि हमने पूरा क्रेडिट दे दिया, समझ रहे हो, और बोलना तो पड़ेगा ही ना यार, पूरा क्रेडिट दिया है हमने, पहले सीएसटी में नहीं मिलता था, एक्साइज का नहीं मिलता था, उससे कास्केडिंग फेयर, बोला ये कह रहे हैं हमने पूरा क्रेडिट दे दिया। और दूसरा क्या है, हमने रेट कम करी, रेट कम करी। जहाँ तक रेट कम वाली बात है, जो प्योर सर्विस है उसमें तो रेट कम नहीं हुई ना यार, मैं तो ये कह रहा हूँ। सपोज करो गुड्स है और वैट है, तब तो समझ में आती बात कि हम मान लें 12.5% एक्साइज थी, 14% वैट था, हो सकता है उसको लाके इन्होंने 18 कर दिया हो, वहाँ तक तो समझ में आती है। ये क्रेडिट मिल रहा है उससे फ़ायदा हो रहा है, वो भी समझ में आता है। परंतु जो सर्विस वाली चीज़ है ना, वहाँ ये बात लिखने के लिए तो एग्जाम में तो लिखना ही पड़ेगा ना कि भाई ये बेनिफिट हुआ। हाँ तो भाई अनरजिस्टर्ड को तो कुछ करना ही नहीं है, जो अनरजिस्टर्ड हैं वो तो देखो डील ही नहीं करते आधे से ज़्यादा लोग। भाई क्यों खरीदेगा वो अनरजिस्टर्ड से? अगर मैं बिजनेस वाला हूँ तो मैं अनरजिस्टर्ड से क्यों लूँ? क्योंकि भाई वो जो भी है उसका आईटीसी तो मिलना ही नहीं है, और वो क्या है खरीद के लाया होगा पुराना, तो वो तो कीमत में जोड़ेगा ही जोड़ेगा, सीधी सी बात है। तो अनरजिस्टर्ड से खरीदने का तो लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है। और बाकी अनरजिस्टर्ड वाला छोटा व्यापारी छोटे व्यापारी से ही डील कर लेता। कम पोजीशन वाले का क्या काम है, ट्रेडर को मतलब उसको अल्टीमेट कंज्यूमर को माल बेचना है, इसलिए उसको चल रहा है वो चीज़। अब ऐसे देखो तो तुमने थ्रेशोल्ड लिमिट रखी थी कम पोजीशन की 2017 में 1.5 करोड़ मान लो,
महंगाई बढ़ी या नहीं बढ़ी? तो क्या वो कभी बढ़ी लिमिट? वो नहीं बढ़ेगी। वो वही स्टिक हो गई। 5 साल हो गए, अब तो 6ठा साल भी क्लियर हो गया। अब तो 6 साल में इन्फ्लेशन के हिसाब से कभी आपने थ्रेशोल्ड लिमिट थोड़ी बढ़ा दी। ये चीज़ अपने लिए बेनिफिट ये है कि भाई सीधी सी बात है कि जो वो करें वो सब सही है, ये कहते हुए आपको काम करना पड़ता है। यही है और क्या है, बाकी तो कुछ नहीं। फर्जीवाड़ा तो तब भी हो रहा था, फर्जीवाड़ा अब भी हो रहा है, अब रुकेगा धीरे धीरे। कंज्यूमर्स को तो देखो, दे आर द ओनली पर्सन्स विच आर रनिंग दी पूरा, मतलब एक तरह से इंडिया पूरी कंट्री को वही तो रन कर रहे हैं यार। कलेक्शन तो हमसे ही लेके, खर्चे कितने ज़्यादा हैं, ताम झाम कितने बड़े बड़े हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का सैलरी डिसबर्समेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ कितना खर्चा है। ऐसे देखो, ले किससे रहे हैं? जो दे सकता है उससे ले रहे हैं। इनकम टैक्स किससे ले रहे हैं? उनसे ही ले रहे हैं जो दे सकता है वो चीज़। इसमें तो खैर सब कोई, राहुल गांधी क्या कह रहा था, चप्पल पे भी एक ही रेट रहेगी, मर्सिडीज पे भी एक ही रेट रहे, वैसी बात कर वो राहुल गांधी कह रहा था। अब देखो ये जो जेनेसिस क्या है, वाजपेयी जी ने 2000 में दे स्टार्टेड अ डिस्कशन ऑन जीएसटी, सेटिंग अप अ एम्पावर्ड कमेटी। ठीक है, 2000 में चालू किया कि कमेटी बनाई। उस समय जो वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर असीम दास गुप्ता, उसको मतलब उसको चेयरपर्सन बनाया गया उस कमेटी का, जिसने ये बोला कि भाई अगर आपको जीएसटी को इंट्रोड्यूस भी करना है तो आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसने बोला कि भाई पहले तो ये क्या हो, आईटी प्रिपेयर्डनेस रहे, अपनी आईटी प्रिपेयर्डनेस रहे तभी रहेगा। फिर केलकर टास्क फोर्स बनी 2004 में। ठीक है, उन्होंने विजय केलकर एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, उन्होंने क्या बोला कि भाई आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए जीएसटी ऑन से नेशन वाइज बेसिस, पूरे इंडिया में फुल्ली इंटीग्रेटेड जीएसटी नेशन बेसिस पे इसको स्टार्ट करना चाहिए। काम तो चल ही रहा था तब से। फिर आया 2007-08, 2007-08 में ये चिदम्बरम जी थे उस समय फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि हम भाई 2010 में 1 अप्रैल 2010 से रोल आउट करेंगे हम जीएसटी। उसके लिए क्या है, एक रोड मैप बनाने के लिए कमेटी बना दी स्टेट मिनिस्टर्स की, भाई किस तरह से क्या क्या होगा। कमेटी तो बनाना सबसे पहले बनती है अपने यहाँ, ठीक है कमेटी बनाना सबसे बढ़िया, खुद के आदमी को कैसे, डायरेक्ट टैक्स कोड पे पूरी कमेटी बनी थी, उसमें पूरा उन्होंने लिखा डीटीसी आएगा आएगा। उनका इनके कंसेप्ट ही गड़बड़ है जी, हटा दो उसको। अब देखो कितने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए उस कमेटी ने, लाएंगे और उस डीटीसी को रद्दी के टोकरे में बंद करके रख दिया, क्योंकि वो कह रहा था असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर जो है ना प्रीवियस ईयर, उसके कंसेप्ट को ही खत्म करेंगे, उससे कन्फ्यूजन होता है। तो बोलो कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा, अभी से शुरुआत से चल रहा था, चलता रहेगा। इनकम जो इस साल अर्न कर रहे हो अगले साल टैक्सेबल होगी, ये प्रीवियस ईयर है वो असेसमेंट ईयर है, तो बोला उसको ही खत्म करेंगे। फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर देखो 2010 में ये बात हुई, 2014 के अंदर वापस से जब एनडीए की सरकार आई तो अमेंडमेंट करना जरूरी था कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों जरूरी था? क्योंकि अभी तक तो डिलिनिएशन थी पावर्स की कि भाई ये स्टेट लिस्ट का मैटर है, स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है, ये यूनियन लिस्ट का मैटर है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है। अब एक ही ट्रांजैक्शन पे दोनों अथॉरिटीज को टैक्स कैसे लगा दे, जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा अधिकार नहीं दिया जाए। इसलिए क्या है, दे नीडेड व्हाट, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके लिए देखो ये बिल अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट बिल 2014 आया, 19 जो कि पार्लियामेंट के अंदर ले किया गया, लोकसभा ने इसको 6 मई 2015 को पास किया और राज्यसभा ने इसको पास किया, और ये बन गया ये कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट। जब इसको भाई प्रेसिडेंट जब तक असेंट नहीं देता ना किसी भी चीज़ को, वो एक्ट नहीं बन सकता, तो प्रेसिडेंट ने इसको असेंट दे दी 8 सितंबर को। फिर काउंसिल बना अपना 12 सितंबर, 15 सितंबर को काउंसिल बन गया, मतलब उसको अथॉरिटी दे दी और 15 सितंबर को काउंसिल बैठ गया। जीएसटी काउंसिल सारा काम, एडवाइजरी रोल है जीएसटी काउंसिल का, ठीक है, वो एडवाइस करता है गवर्नमेंट को। अब जो अपने लेजिस्लेशंस थे, पहले बिल बने, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल आईजीएसटी,
प्रिंसिपल्स निकाले जाएंगे, कब सप्लाई इंटर स्टेट होगी, इंट्रा स्टेट होगी, ये सब। यूनियन टेरिटरीज के लिए एक ही यूनियन टेरिटरी यूटीजीएसटी बिल बन गया, और वेरियस स्टेट्स में तो अपने अलग अपने अपने स्टेट ने किया है वो तो पास। तो ये बिल्स पार्लियामेंट में प्लेस किए गए, एक कंपनसेशन के रिलेशन में बिल प्लेस किया गया, ठीक है, उसको पास किया गया और उसको असेंट मिल गई प्रेसिडेंट की 12 अप्रैल को। फिर ये तो अपने सेंट्रल लेवल पे पास हुए बिल्स, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, जीएसटी सेस। अब जब तक स्टेट्स वाले अपने बिल नहीं लेके आएंगे तब तक कैसे जीएसटी का रोल आउट हो। तो उस समय सबसे पहले आसाम सरकार थी, राजस्थान में बीजेपी, जो जो बीजेपी शासित राज्य थे, पहले वहाँ हुआ, फिर बाकी राज्यों में हुआ, और फिर हमको आर्थिक आज़ादी मिल गई 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को रोल आउट कर दिया गया। आर्थिक आज़ादी बिकॉज दे टोल्ड अस कि ये क्या है, इकोनॉमिक फ्रीडम है। तो 1 जुलाई 2017 से चालू हुआ, फिर जम्मू एंड कश्मीर में आया 8 जुलाई को एक उन्होंने अपना किया। अब ये भी एमसीक्यू में कई बाई चांस पूछ ले, फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री और टू अडॉप्ट जीएसटी, पहली बार कौन सी थी, कुछ भी कर सकता है स्टडी मटेरियल में, अगर कोई चीज़ लिखी हुई होगी ना कुछ भी पूछी जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा 160 कंट्रीज हैं दे हैव अडॉप्टेड जीएसटी। तो यही चीज़ अपने फ्लो मैप में दे रखी है कि 2000 के अंदर इंट्रोड्यूस किया, जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी उस समय। फिर 2006 में पी चिदम्बरम जी लाए कि 10 से 1 अप्रैल 2010 से लेके आएंगे, जिसके लिए हमने स्टेट की कमेटी बनाई। फिर वो तब तो कुछ हुआ नहीं क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट ने ही सबसे पहले रोड अटकाए। फिर 2014 के अंदर वही आ गए, फिर अमेंडमेंट बिल आया, ठीक है। 16 के अंदर अमेंडमेंट एक्ट आ गया, फिर काउंसिल की मीटिंग हो गई 15 सितंबर को पहली, उसके बाद ये बिल्स बने सारे मार्च 2017 में, फिर ये एक्ट बन गए अप्रैल में, फिर वेरियस रूल्स बनाए गए, जीएसटी रूल्स, प्रोसीजरल कंप्लायंसेस के लिए। सभी स्टेट्स ने जीएसटी को अडॉप्ट कर लिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। 30 जून को, 1 जुलाई को क्या है ये रोल आउट किया गया, और फिर ये है 8 जुलाई को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और अभी तक लगातार जर्नी चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, सिस्टम्स में दिक्कतें आई, उनको सबको धीरे धीरे चेंज करते हुए टीसीएस आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। आज तो अपन ने इंट्रोडक्शन लेवल का पार्ट पढ़ा है, कल इससे आगे बढ़ेंगे। फंडामेंटल कंसेप्ट्स आपके क्लियर करते हुए चलते रहना, ठीक है। कुछ उतार भी लेना बाद में धीरे धीरे, जैसे जैसे मैं बताऊँ ना वैसे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये इधर आपको है ना ऐप डाउनलोड कर लो, बाई चांस कोई परिस्थिति आती है ना, जैसे बरसात आ गई तो